भाभी और पठान अंदर थे। भाभी अलमारी की तरफ मोड़कर हंसी मजाक करती रहे और कभी इसके करीब जा बैठती, कभी उधर होती रही। फिर मैंने देखा भाभी का बाजू हल रहा था और उनकी कलाई जिमी हुई थी, जैसे किसी चीज को पकड़कर आगे पीछे कर रही हो। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं अपनी भाभी के साथ बाजार गया था। हम एक ऐसी दुकान पर गए जो तहखाने में वाक़ई थी। काफी अंदर जाकर आखिरकार हम वहां पहुंचे जहां आमतौर पर लोग कम ही जाया करते थे। जब हम वहां पहुंचे तो दुकान में एक पठान आदमी मौजूद था जिसकी उम्र तकरीबन 35 या 40 साल के लगभग थी, और एक और लड़का था जिसकी उम्र कोई 24 साल रही होगी। हम अभी अंदर दाखिल ही हुए थे कि वो पठान खुशी से बोल उठा, आओ बाजी आओ। कैसे आना हुआ? भाभी ने इस पठान से कहा कि हमारा वो जैकेट, मतलब वो सब खैरियत है और मैं भी ठीक हूँ। हम तो अच्छे हैं। गरज एक दो जुमलों में एक दूसरे की खैर व आफियत दरियाफ्त की गई। फिर इसने दूसरे छोटे लड़के से कहा, सुनो जाओ बाजी के लिए चाय ले आओ। वो जो बाहर मार्केट की दूसरी तरफ अच्छी वाली चाय मिलती है वही लाना। लड़का हल्के से मुस्करा कर चल दिया। भाभी भी हंसकर बोले, खैर है, इतने दौर से चाय मंगवाई जा रही है। पठान ने कहा, हाँ आज मौका मिला है, आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाभी ने कहा, अच्छा अगर मैं कहूँ आज कोई खिदमत नहीं करनी? पठान बोला, नहीं ऐसा मत कहो, हम तो पहले ही मर रहे हैं, 2 महीने से घर नहीं गए। भाभी हल्के से मुस्करा कर बोलें, तो लगता है दिमाग को चढ़ गई है। पठान ने जवाब दिया, हाँ ना, अब की तो जमीन बाजी माल पत्ता नहीं कहाँ कहाँ चला गया है, पत्ता नहीं बता नहीं सकता। खुद देख लो भाभी साहिबा, सचमुच दुकान बिल्कुल भरी पूरी थी, कोई जगह खाली नहीं थी। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके अंदर वो खड़ा था। मैं और भाभी बाहर वाली तरफ मेज पर बैठे हुए थे। इसने भाभी से कहा, अंदर आ जाइए, देख लें जो लेना है। काउंटर काफी ऊंचा था, पठान के पेट के नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। भाभी उठी और अंदर चली गई। मुझे मोबाइल पकड़ा दिया, मैं सांप वाले गेम खेलने लगा। भाभी और पठान अंदर थे। भाभी अलमारी की तरफ मोड़कर हंसी मजाक करती रहे और कभी इसके करीब जा बैठती, कभी उधर होती रही। फिर मैंने देखा भाभी का बाजू हल रहा था और उनकी कलाई जिमी हुई थी, जैसे किसी चीज को पकड़कर आगे पीछे कर रही हो। फिर मुझे आवाज देकर बोले, सानू अगर कोई फोन आए तो मुझे बताना, और अगर कपड़े वगैरह देखने हैं तो घूम लो। और मैंने कहा, नहीं भाभी मुझे गेम खेलनी है। भाभी बोले, चुल्लू से खेलना। पठान काउंटर पर दोनों बाजू रख कर मेरी तरफ देख रहा था और कह रहा था, अगर यहाँ कोई चीज पसंद नहीं आई तो काउंटर के नीचे वाले खानों में देख लें, वहां भी काफी सामान पड़ा है। भाभी बोले, हाँ मैं भी सोच रही हूँ कि नीचे बैठ कर देख लूँ, कहीं कोई अच्छी चीज मिल जाए। और मेरी तरफ देखकर कहा, तुम कौन सी शर्ट के बारे में बात कर रहे थे? मैंने कहा, नीला रंग। तो बोले, अच्छा तुम खेल लो, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। इतने में पठान बोला, हाँ वो नीचे ही पड़ी होगी। सारी बातों के बाद भाभी अब आराम से नीचे बैठ गई। काउंटर के दाईं तरफ शीशा लगा हुआ था जहां से भाभी मुझे नजर आ रही थी, और दरवाजे की जगह छोड़ दी थी। पहले मैंने इतना गौर नहीं किया कि भाभी क्या कर रही है। फिर जब पठान के चेहरे के तासुरात बदले तो मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आवाज निकली, हमारा आराम से डांट ना लगे तो कुछ नहीं बोला। फिर हल्की सी पठान के जिस्म में हरकत पैदा होती रही, जैसे वो हल्का आगे पीछे हो रहा था। भाभी के खांसुने और मुंह से आवाज आने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद जब मैंने पठान से नजर बचाकर शीशे में देखा तो मुझे इसमें एक अजीब सी हरकत महसूस हुई, जैसे भाभी हल रही हो। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कूलर से पानी पिया। पठान रुक गए थे। फिर मैं अपनी पहली वाली जगह से थोड़ा आगे बैठ गया, जहां से शीशे में अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। भाभी क्या कर रही है, ये देखकर मैं हैरान रह गया। फिर भाभी ने पठान को हल्की सी आवाज में बोला, बस हो जाएगा वरना हो जाएगा। इसने अपना मुंह साफ किया, बाल संवारे और आराम से एक शर्ट उठाकर खड़ी हुई और नर्म लहजे में बोले, देखो ये ठीक है। मैंने कहा, अब खुद देख लो। इतने में पठान बोला, रुको मैं ढूंढता हूँ, और नीचे बैठ गया। अब भाभी काउंटर पर दोनों हाथ रख कर खड़ी हो गईं और मुझसे पूछा, काल तो नहीं आए? मैंने कहा, नहीं भाभी कोई नहीं आए। भाभी बोले, अच्छा चुल्लू खेल लो तुम, और साथ ही थोड़ा हिलाएं जैसे जैसे टांगें खोल रही हो। उनसे बस हल्की आवाज निकली और देखने लगे। कहने तो नहीं हो रहे हो? मैंने सर हिला दिया। बोलें, थोड़ी देर में चलते हैं, अच्छे से कपड़े देख लो। हाथ नीचे ले गईं और हल्का सा मोड़कर पीछे देखने लगे। मैंने आईने में देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि पठान ने भाभी से हल्की सी आवाज में कहा,
अब उसका क्या करना है? मेरी तरफ इशारा था। भाभी ने कहा कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलेगा। बाहर से कोई ना आ जाए, देख लेना किसकी खैर है। भाभी मैं जो कह रही हूँ बस शोर मत करना और जोर से भी मत लगाना। आज गुजारा कर लो, कल फिर आना। अब जल्दी करो, कोई आ ना जाए। मुझे कहा बेटा बात सुनो। मैंने कहा जी अंकल। वो बोले ऐसा करो कि बाहर वाली गिल्ली में लाइट्स बंद कर दो, फुजविल चल रही है। मैंने बाहर की लाइट्स बंद की और वापस आकर बैठ गया। पठान ने फोन निकाला और सानी को कॉल की और बोला हाँ कहाँ हो? आगे से पत्ता नहीं किया, जवाब आया। फिर बोला ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट, अब मैं तो परेशान हूँ। चुल्लू ठीक है भाई? पूछा कि कौन कौन था? तो बोला वही लड़का जो सानी था बाहर खड़ा किया था। वैसे तुम्हारा दीवाना हो गया है, कहता है मेरी भी कुछ मदद करो। भाभी ने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं। फिर पठान ने अंदर भी आधी से ज्यादा लाइट्स बंद कर दे। अब काफी अंधेरा था, मैं अपनी गेम में मगन था। उन्होंने मौका का भरपूर फायदा उठाया। भाभी बोले जाओ जल्दी, नहीं तो बंद ना कर दे। पठान ने कहा जूते तो पहन लेने दो। फिर आवाज आई जाओ जूते पहनो। मैं उठा जी भाभी और दुकान से बाहर निकल गया। बाहर आते ही रुक गया क्योंकि लाइट्स पहले ही बंद थीं। मुझे कोई नहीं देख सकता था। जब मैं बाहर रुका तो अंदर से थप थप की आवाजें आने लगे। पठान बोला अच्छा किया, बच्चे को भेज दिया। मुझे तुम्हारे जज्बात का अंदाजा हो रहा था। अब जल्दी करो। पठान ने कहा नहीं, 7 मिनट हैं मेरे पास। और कुछ देर में पठान की सांसें बाहर तक सुनाई देने लगे। मैं बाहर खड़ा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए था, मगर मेरा ध्यान बार इस बंद दरवाजे की तरफ जा रहा था, जिसके पीछे से दबी दबी सरगोशियां और कभी कभार हल्की सी किसलाम पसिल की आवाजें आ रही थीं। दिल्ली की लाइट्स पहले ही मेरी अपनी मदद से बंद हो चुकी थीं, जिसकी वजह से बाहर का माहौल एक अजीब सुनसान खामोशी में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर कहीं से बाजार की हल्की हल्की गूंज महसूस होती थी। मुझे भाभी की वो आखिरी नसीहत याद थी कि कोई आने न पाए, इसलिए मैं एक मोहतात पहरेदार की तरह उधर उधर नजर भी दौड़ाता रहा। मगर खुशकिस्मती से इस वक्त वहां कोई रागीर नहीं गुजरा। थोड़ी ही देर में पीछे से पठान की मध्यम मगर वजनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे बहुत थक कर कोई चीख रहा हो, और फिर एकदम से सब कुछ खामोश हो गया। इस सन्नाटे के बाद दरवाजे की चटखनी खिलने की हल्की सी आवाज आई और भाभी बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकन थी, मगर साथ ही एक इत्मीनान भी झलक रहा था, जैसे उन्होंने कोई बहुत जरूरी काम मुकम्मल कर लिया हो जिसका उन्हें अरसे से इंतजार था। उन्होंने अपने हाथ में चंद शॉपिंग बैग थाम रखे थे, जिनमें कुछ कपड़े थे, और उन्हें दुखाकर बोले देखो बेटा, तुम्हारे लिए भी एक अच्छी सी शर्ट ली है, नीले रंग की, जैसा तुमने पिछली बार कहा था। पठान भी मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक अलग सी बात थी, जैसे वो किसी कामयाब सौदे पर खुश हो। और उसने भाभी को अलविदा कहते हुए फिर से आने की दावत दी, जिस पर भाभी ने सर हिलाते हुए कोई वाज़े जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि अब जो होना था वो हो चुका, आइंदा जो अल्लाह को मंजूर हुआ वो होगा। घर वापसी का रास्ता खामोशी में तय हुआ। ना भाभी ने कुछ कहा और ना ही मैंने कुछ पूछा, बस दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। भाभी ने एक बार मेरा हाथ थाम कर दबाया, जैसे खामोशी से मुझे यकीन दिला रही हूं कि सब ठीक है, और मैं समझ गया कि ये उन सब बातों का आखिरी बाब था, जिसके बाद ना कभी इस बाजार का जिक्र हुआ, ना तहखाने का, और ना ही इस पठान का। अलबत्ता कभी कभार जब मैं नीले रंग की वो शर्ट पहनता हूं तो मुझे वो सब कुछ याद आ जाता है, मगर मैंने भाभी से किए गए इस खामोश वादे को कभी नहीं तोड़ा, और ये राज इसी तरह मेरे सीने में महफूज रहा, बस मेरे और उनके दरमियान जैसे कोई उनकी कहानी जो सुनाई तो नहीं जा सकती मगर महसूस जरूर की जा सकती है। जिंदगी की गाड़ी अपनी ही डगर पर रवां दवां थी, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो तमाम मनाजिर धुंधले होते चले गए, मगर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो धुंधलाने के बजाय और ज्यादा गहरी होती जाती हैं, जैसे किसी पुराने आईने पर जिमी गर्द साफ कर दी जाए और अक्स पहले से भी ज्यादा साफ नजर आने लगे। भाभी का वो तहखाने वाली दुकान पर जाना, वहां का मध्यम उजाला, चाय की प्यालियों का केंकेना और वो खामोश निगाहों का तबादला, ये सब कुछ एक ख्वाब की मानिंद था, जिसकी ताबीर मुझे बरसों बाद कहीं जाकर समझ आई, जब मैं खुद जिंदगी की कुछ तुलखैरी हकायक से दोचार हुआ। इस वक्त तो मैं महज एक 12 साला लड़का था, जिसके लिए दुनिया एक खिलौना थी।
जहाँ हर चीज़ आ तो खेल थी आ खाने की कोई चीज़, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि इस नन्ही सी उम्र में मुझे ज़िंदगी के एक ऐसे रूप से वास्ता पड़ा जिसका इल्म आमतौर पर बहुत बाद में होता है। भाभी राबिया मेरे भाई की बीवी घर की सबसे ज्यादा मुतहर्रिक और जिंदगी से भरपूर फर्द थी। उनके आने से हमारा घर वाकई जन्नत का नमूना बन गया था। हर तरफ हंसी चहल पहल और मेहमान नवाजी के डोल चलते रहते थे। वो एक ऐसी औरत थीं जो अपनी मर्जी जीती थी, कभी किसी के आगे दबती नहीं थी, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबी भी थी और खामी भी, क्योंकि इसी बेबाकी ने उन्हें कुछ ऐसे फैसले करने पर मजबूर किया जो आम घरेलू औरत के दायरे से बाहर के थे। वो पठान जिसका नाम बाद में मुझे पता चला कि शाहनवाज था, वो भी कोई आम दुकानदार नहीं था, बल्कि एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखता था जहां कारोबार के साथ साथ कुछ खुफिया मामलात भी चलते थे, जिनका ताल्लुक़ इस मार्केट की ज़ेर ज़मीन दुनिया से था, और शायद इसीलिए इसकी दुकान भी ज़मीन के नीचे तहखाने में थी, जहां आम लोगों की रसाई कम थी। भाभी का इस दुकान पर बार बार जाना महज कपड़ों की खरीदारी का बहाना था। असल में ये मुलाकातें इस रिश्ते की तकमील के लिए होती थीं जो कभी शादी से पहले के ज़माने में उन दोनों के दरमियान परवान चढ़ा था, मगर वक्त और हालात की सितम ज़रीफ़ी ने उन्हें जुदा कर दिया था। ये राज मुझ पर इस वक्त खुला जब एक दिन भाभी ने खुद मुझे बिठाकर बहुत प्यार और अपनायत से ये सब कुछ बताया। शायद इसलिए कि घर में कोई ऐसा नहीं था जो उनकी बात बगैर फैसला सुने सुन सकता, और मैं अपनी कम उम्री के बावजूद शायद इसी उम्र की मासूमियत की वजह से उनकी नज़रों में इस राज का सबसे महफूज अमीन था। उन्होंने बताया कि शाहनवाज उनके बचपन का दोस्त था, पड़ोस में रहता था और दोनों के घर वालों के दरमियान शुरू में रिश्ते की बात भी चली थी, मगर कुछ खानदानी इख्तलाफात की बना पर बात टूट गई और भाभी की शादी मेरे भाई से कर दी गई, जबकि शाहनवाज अपनी किस्मत को कोसता हुआ दुकानदारी में गुम हो गया। भाभी ने बताया कि बाजार वाले दिन जब हम इस दुकान पर गए थे, वो दरअसल उनकी जिंदगी की आखिरी मुट्ठी भर आज़ादी थी, इससे पहले कि वो खुद को हमेशा के लिए इसी घर की चार दीवारी में कैद कर लेती। उन्होंने अपने माजी के इस कर्ज को उतारना चाहा जो उनके दिल पर बरसों से बोझ बनकर बैठा था। इस मुलाकात के बाद वो बिल्कुल बदल गई थी, पहले से ज्यादा पुरसुकून, ज्यादा मुतमईन और ज्यादा जिम्मेदार, जैसे किसी ने उनके कंधों से कोई बहुत भारी पत्थर हटा दिया हो और वो नई जिंदगी की सांस ले रही हो। शाहनवाज भी इसके बाद कुछ ही अरसे में वो दुकान बंद करके किसी और शहर चला गया। कहते हैं इसने शादी कर ली और अपना नया कारोबार शुरू कर लिया, मगर भाभी के पास उसकी एक छोटी सी निशानी जरूर थी, एक चांदी की अंगूठी जिसमें फिरोजा जड़ा हुआ था, जिसे वो कभी कभी तन्हाई में पहनती थी, फिर उतार कर डब्बे में छुपा देती थी। यूं वो सारा किस्सा अपने अंजाम को पहुंचा, मगर मैं इस वाकये को जिंदगी का वो सबक मानता हूं जो मुझे वक्त से पहले पढ़ा दिया गया कि इंसान के दिल में किया है, इसकी मजबूरियां क्या हैं और उसके फैसलों के पसपर्दा क्या कहानियां छपी होती हैं, ये जानना हर किसी के बस की बात नहीं। भाभी राबिया आज भी हमारे घर की जीनत हैं, अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों के साथ, और मैं आज भी जब कभी उनकी आंखों में इस अंगूठी की चमक देखता हूं तो जान लेता हूं कि वो खामोशी से अपने माजी को सलाम कर रही हैं, बगैर किसी आवाज के, बगैर किसी पछतावे के। और यही तो असल में जीने का हुनर है कि अपनी कहानी को अपने सीने में दबा कर रखो और चेहरे पर तबस्सुम सजाकर दुनिया का सामना करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं।